नमस्कार आदरणीय वी कृष्णा जी और सबके नाम अलग अलग याद नहीं रख पाई हूँ जी और यहाँ सभी उपस्थित मेरे साथियों और गुरुजनों। सर आपका नाम मैं भूल गई हूँ तो और बहुत आभार के साथ मैं आप लोगों से अपनी इस किताब के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। दरअसल ये सिर्फ एक किताब के बारे में बातचीत नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक मनुष्यता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में मेरी बातचीत है। यह किताब मैंने न लिखी होती यदि मैं कवि नहीं होती। यह किताब मैंने न लिखी होती यदि मैं उस प्रकार की मनुष्य होना तय नहीं करती जिस प्रकार की मनुष्य की अभी इस समय इस पृथ्वी को सबसे अधिक जरूरत है। इससे आप मेरे परिचय में सुन चुके हैं कि बहुत साल पहले मैंने HIV पॉजिटिव वॉलंटियर्स के बारे में एक श्रृंखला की थी। तो ऐसे एक हफ्ते में करती रहती हूँ जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया से निर्वासित लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, वे मेरा ध्यान हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। इसका एक कारण आप इस तरह से ले सकते हैं। मुझे लगता है कि स्त्री जो है यह इस दुनिया की आदिम दलित और निर्वासित प्राणी है। जबकि मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ मेरे सारे परिजन बहुत स्नेहिल और मेरा सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो जीवन है वही स्त्री के संग आरंभ से अन्याय लेकर आता है। और इसको आप ये कह सकते हैं कि मेरा स्त्री नहीं, मैं स्त्रीवादी नहीं, मनुष्यवादी नजरिए से अपनी बात कह रही हूँ। आप कितनी भी बराबरी दे दें, लेकिन वह जीवन, आप ये कहें कि एक स्त्री को बिल्कुल एक पुरुष के बराबर जीवन से काम करना चाहिए। मैं कहती हूँ वो कभी कभी पुरुष के से अधिक जीवन से भी काम करती है, लेकिन प्रकृति ने ही उसके संग इतना अन्याय कर दिया है कि उस जीवन के संग काम करते समय उसे दुगनी ताकत लगती है। उसकी देह ही दूसरे कामों के लिए भी बनी है, तो उसे अधिक, तो इस आप देखिए कि समाज अभी भी स्त्री के प्रति उतना अधिक दयालु नहीं हुआ है कि वो बल्कि कहिए कि जब आप शिक्षा पा रहे होते हैं अपने शुरुआती दिनों में, मुझे नहीं पता कि हैदराबाद में कैसा है, लेकिन जिस जगह मेरी शिक्षा हुई, मैं उत्तर प्रदेश के एक अच्छे से नगर में पैदा हुई और बड़ी हुई। मुझे बहुत कम उम्र में 15-16 साल की उम्र में मुझे समझ में आ गया कि मैं अपनी स्वतंत्रता से यदि शिक्षा जैसे गतिविधियों के लिए भी अकेली बाहर जाना चाहूँगी तो कोई भी सड़क पर खड़े होकर मुझसे पूछ सकता है ये लड़की शाम को बाहर जाकर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। और वो ये नहीं समझते थे इस बात को कि ये अपमान के दंश जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ते। शायद वहीं से शुरू हुआ कि मुझे हमेशा वे लोग जो किसी न किसी कारण हाशिए में पर खड़े कर दिए गए, जिनसे मुख्य धारा में रहने का अधिकार छीन लिया गया, उन्होंने आकर्षित किया। तिब्बत के बारे में मैं बहुत कम जानती थी। ये बात आप कह सकते हैं कि 2016-17 तक मैं उतना ही जानती थी जितना आप लोग जानते हैं कि ये एक देश था दुनिया के नक्शे पे, और चीन ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत इस पर कब्जा कर लिया, कुछ ऐतिहासिक कारण बता दिए, और इतनी बुरी तरह से शोषण शुरू हुआ कि लोगों ने अपना देश छोड़ दिया। दलाई लामा ने छोड़ा, और अगर देश न छोड़ा होता वे सब वहीं नष्ट हो जाते। ये सब कुछ जानती थी मैं, लेकिन कहते हैं ना और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तिब्बत के सिवा के अलावा मेरे पास और भी अपना जीवन था, अपना लेखन था। फिर एक बार क्या हुआ 2016 में मुझे एक हमारे वरिष्ठ ने 5-6 कविताएं मुझे भेजी, इन्हें आप पढ़िए। उन्होंने सिर्फ पढ़ने के लिए, हम लोग ऐसा करते हैं साहित्य में, कुछ अच्छा पढ़ते हैं एक दूसरे को भेजते हैं, मैंने वो पढ़ी। वो कविताएं पढ़ने के बाद उनमें एक कविता थी भुचुंडी सोनम की, When was I born mother, मेरा कब हुआ था मेरा जन्म। और ये कविता पढ़ने के बाद मैं रोई, और मैंने उसके बाद उन सारी कविताओं का अनुवाद किया, और मैंने सिर्फ उनको पढ़ने के लिए भेजा, और मुझे पता नहीं चला, नया ज्ञानोदय पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी किसी विशेषांक में, अनुवाद विशेषांक में।
फिर मैंने तिब्बत के लोगों को ढूंढ के पढ़ना शुरू किया। और देखिए, आप कविता के बारे में आज अभी मेरी भीम सिंह जी से बात हो रही थी। हम इस कविता द्वेषी समय में पैदा हुए और जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो काम कविता कर सकती है, वे दुनिया की और कोई चीज़ नहीं कर सकती। मैं इतिहास की किताबों में तिब्बत को पढ़ती रह सकती थी, मैं अखबारों में तिब्बत को पढ़ती रह सकती थी, पर जिस दिन मैंने कविता में तिब्बत को पढ़ा, उस दिन मैंने तय किया कि यह मेरा विषय है। और तब तक मैं किसी तिब्बती को नहीं जानती थी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने जब और मैंने वेबसाइट्स में जाकर तिब्बत की कविताओं को पढ़ना शुरू किया, और जो मुझे अपनी भावभूमि की लगती थी, सरल लगती थी, उनका मैं अनुवाद करती थी। बहुत उलझी हुई लगती थी, उनको छोड़ देती थी। फिर क्या हुआ कि मुझे एक कार्यक्रम में तेंजी सुंदू मिल गए, जो अभी आपको कुछ एक दो महीने में मिलने वाले हैं, और बहुत रोचक व्यक्तित्व हैं और बड़े एक्टिविस्ट हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे मेरी मित्रता हुई। और उसके बाद मैंने सोनम, बहुत बड़े कवि और संपादक हैं, ये सब हम उम्र लोग हैं। और उसके अलावा सेरिंग बांगमू धूंगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी कवि और दूसरे गद्यकार भी मानी जाती हैं, उनसे भी मैंने संपर्क किया और मैंने इन लोगों की रचनाएं लेकर उनका अनुवाद करना शुरू किया। मेरे दिमाग में कहीं भी नहीं था मैं किताब लाऊंगी, लेकिन कुछ लोगों का बराबर आग्रह था कि इस पर किताब आनी चाहिए। मैं उनसे क्या कहती थी, हमेशा मुझे एक तो थोड़ा ये रहा है कि मैं जो लिखूंगी उसे कौन पढ़ेगा, लेकिन जो किताब आती गई वो लोग बहुत पढ़ते गए हर किताब। लेकिन मुझे अपनी हर किताब से पहले ये सवाल जरूर रहता है कि मैं लिखूंगी तो उसे कौन पढ़ेगा। और मुझे लगता है कि हर संवेदनशील इंसान के मन में लगता है ना कि मैं भी ऐसा क्या महान करने वाला हूँ, जो आप सब लोगों को भी लगता होगा कि हम भी क्या ऐसा कर रहे हैं जो हमसे पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे होते हैं, खासतौर पर साहित्य में, वो भले ही किसी ने पहले किया हो या सोचा हो, उसमें हमारी आभा होती है, उसमें जो हमारी चमक होती है वह और कहीं नहीं होती है। उसमें हर मनुष्य की अपनी एक आभा होती है। तो मेरी करुणा उसमें थी, मेरा तिब्बत के लिए जो करुणा, अभी भी मैं मानती हूँ कि दुनिया में सबसे ऊंचा पद करुणा का है। मैं प्रेम और मैत्री से भी बड़ा पद करुणा का मानती हूँ, क्योंकि करुणा, प्रेम आपको किसी एक पात्र से हो सकता है, एक व्यक्ति से, उसमें आप अंधे भी हो सकते हो। व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अच्छा हो, आपको उससे प्रेम हो गया है, थोड़ा स्वार्थी होता है, ऐसे ही मैत्री होता है। करुणा जो है वो बहुत निस्वार्थ होती है। मुझे उस देश के बाशिंदों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। मैं कविता आपको पढ़ के सुनाती हूँ जिसने मेरा दिल लूट लिया, आपकी भाषा अगर कहा जाए, पहली बार में। और मुझे फिर लगा कि तिब्बत के बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। माफ कीजिए मैंने ऐसी भाषा बोली, लेकिन हम लोग तो हिंदी के कवि ऐसे ही बोलते हैं अक्सर। मैं उतनी बड़ी एकेडमिशियन नहीं हूँ, बस लिखते पढ़ती रहती हूँ। कब हुआ था मेरा जन्म? इसके कवि हैं बुचुंगी सोना। माँ, कब हुआ था मेरा जन्म? उस साल जब नदी सूख गई थी। कब हुआ था वैसा? उस साल जब फसल बर्बाद हुई थी। हम रहे थे भूखे कई कई दिन और भयाकुल कि तुम बचोगे नहीं। क्या यही था वह वर्ष जब हम आए थे एक नए घर में? हाँ, यही था वह वर्ष जब उन्होंने हमारे घर को हथिया लिया था, बांट दिया था उसे देशभक्त पार्टी सदस्यों के बीच, और हम निर्वासित कर दिए गए थे गौशाला में जहां जन्मे थे तुम। कौन सा था वह साल माँ? वही जब उन्होंने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया था, पिघला दी थी तांबे की तमाम मूर्तियां बंदूक के छर्रे बनाने के लिए। और तुम पैदा हुए थे जब आकाश धूल से आच्छादित था। माँ, क्या यही था वह साल जब दादा हमसे दूर चले गए थे?
हाँ, वही साल कि जब तुम्हारे दादा को बंदी बना लिया था उन्होंने। मल साफ करते थे वे वहां और खेतों में कीड़ों को मारते थे। तुम जन्मे और घर में कोई मर्द नहीं था। माँ, क्या मैं जन्मा था उस साल जब दीवारें गिराई गई थी? हाँ, वही था यह साल जब उन्होंने प्रार्थना घर को नेस्तनाबूद कर दिया था। खपच्चियां उड़ा दी थी, छत की धन्नियों की भित्ति चित्र मटमैले कर दिए थे। तुम जन्मे जब पूरब दिशा से एक वहशी हवा बह रही थी। कौन सा था वह साल माँ? वही जब उन्होंने जला दिया था धर्म ग्रंथों को गांव के चौराहों पर और अपने दल की तारीफ में गाए थे क्रांति गीत। तुम पैदा हुए थे और घास के तिनकों ने उगना बंद कर दिया था। माँ, क्या यही था वह साल जब तुमने गाना बंद कर दिया था? माँ, क्या यही था वह साल जब तुमने गाना बंद कर दिया था? हाँ, यही था वह साल जब वे पड़ोसन को ले गए थे, डाल दिया था श्रम शिविर में, क्योंकि नहर खोदते समय वह गुनगुना रही थी एक लोकगीत। तुम जन्मे जब लोग एक एक कर गायब होते जा रहे थे। कब हुआ था यह? उसी साल जब उन्होंने दीवारों पर बड़ा सा लाल नारा लिख दिया था, जो सर बाहर निकले कुचल दिए जाएंगे। तुम पैदा हुए थे जब सूर्य आकाश से तिरोहित हो गया था। कब माँ? उसी साल जब तुम्हारे पिता मैं आपसे अगर पूछूं कि इस कविता की सबसे संवेदनशील पंक्तियां कौन सी हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सी बताएंगे, लेकिन मुझे हमेशा यह पंक्ति लगती है, माँ, क्या यही था वह साल जब तुमने गाना बंद कर दिया था? क्योंकि किसी बच्चे की माँ यदि गाना बंद करती है तो उसके जीवन से बहुत सा संगीत, बहुत सी लोरियां, बहुत सा प्रेम कम हो जाएगा। उसके जीवन का सब लोक सूख जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सी कविताएं थी। तो अब मुझे अभी तक मैं इन्हीं दो कवियों पे काम कर रही थी। मुझे लगा मैं स्त्री होने के नाते, स्त्री होने के लिए काफी पक्षपाती हूँ, मुझे लगा एक स्त्री कवि जरूर होनी चाहिए। तब मैंने सेरिंग वांगमू धुम्पा से संपर्क किया और वे बहुत बड़ी कवि और बहुत बड़ी साहित्यकार हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे बहुत सहज हैं। उनसे वो बिल्कुल ऐसे ही बात करती हैं जैसे हम सब लोग बात करते हैं। उनसे मैंने कहा मैं आपकी कुछ कविताओं का अनुवाद करूंगी। उन्होंने कहा करिए। मैंने कहा किताब में शामिल करूंगी। मुझे लगा ये अभी कुछ पैसे वैसे मांगेंगी, क्योंकि वहाँ तो बहुत पैसे मिलते हैं ना, रॉयल्टी वगैरह को अंग्रेजी किताबों की मिलती है। मैं पहले कह देना चाहती थी हिंदी के कभी पैसे देकर भी छुपा लेते हैं, भाई ऐसा ना मिलता कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं आप काम कर लीजिए। तो उनका भी बहुत सारा गद्य है। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़िएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है। मैं खुद बहुत बोझिल चीज़ों को बहुत देर तक पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश करी है कि इस किताब को सबके लिए पठनीय बनाऊँ, क्योंकि बार बार मुझे एक अपराध होता था कि कहीं मैं और कुछ पेड़ कटने की दोषी तो नहीं बनूंगी, ऐसी कोई किताब तो नहीं लिख दूंगी जो कि बस छप के लाइब्रेरीज में चली जाए और कोई पढ़े नहीं। तो ये बराबर आत्मसंशय बना रहा है मेरे अंदर। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, केवल कविताओं से बात नहीं बनेगी, हमें तिब्बत का कुछ की पृष्ठभूमि इस किताब में ज़रूर देनी चाहिए। तो उस समय मैंने सुधनवा शेट्टी और इस तरह के कुछ फिर मैंने ढूंढना शुरू किया अपने इसके लिए। और सबसे इसका मुश्किल हिस्सा था सबकी अनुमति लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बाद में कोई विवाद खड़ा हो। मैं तिब्बत का इतिहास नहीं जानता। इलियट स्पर्लिंग का एक बहुत ही अच्छा लेख है और बहुत ये सारी चीज़ें बहुत रोचक है, पर आप पढ़ना शुरू करेंगे पढ़ते चले जाएंगे। सेरिंग वांगमू धुम्पा की एक किताब है अ होम इन तिब्बत। तो सेरिंग वांगमू धुम्पा अपने जन्म से पहले उनकी माता और पिता को तिब्बत छोड़ना पड़ा था
और भारत में वो एक जगह से दूसरी जगह, उनकी माता शायद प्रसव के लिए ट्रेन में जा रही थी, तब उनका ट्रेन में ही प्रसव हो गया था। तो भारत की एक ट्रेन में पैदा हुई थी और उनकी माता एक काफ़ी पिता से अलग हुई थी और बहुत ही स्वाधीन स्त्री थी। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी माँ की मृत्यु के बाद, उनकी माँ की मृत्यु, वो तिब्बत की संसद की सदस्य भी थी उनकी माँ, एक रोड एक्सीडेंट में उसी सड़क पे हो गई जिस सड़क पर उनकी माता ने शुरू में आकर इन लोगों ने मजदूरी करी थी। पहले वो तिब्बत आते थे भारत में, बड़ी बुरी अवस्था, अभी भी बड़ी अच्छी अवस्था नहीं, उन्हीं कपड़े बेचते हुए मिल जाएंगे आपको जगह जगह। उनको सड़क बनाने के काम पे लगा दिया जाता था। आप सोच भी नहीं सकते, अपने यहाँ इतना आध्यात्मिक रूप से और इतना शांत सुंदर जीवन जीने वाले यहाँ का एक बहुत गरीब सा जीवन जीते थे, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक सुविधाएं भी उनको नहीं मिलती थी। वहाँ वो तिब्बत, वहाँ सड़क पर मजदूर थी उनकी माँ, जहाँ बाद में उसी सड़क पर उनका एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने तय किया कि अब मैं तिब्बत जाऊंगी। उस तिब्बत को उन्होंने पहली बार देखा जिसके, जो हमेशा अपनी माँ के शब्दों में देखते रही थी जिसको। और ये किताब है अ होम इन तिब्बत, इसका एक हिस्सा मैंने इसमें ट्रांसलेट करके रखा है। अप्पू जैकब जॉन के ने रेजिस्टेंस, जो एग्जाइल जितनी कम्युनिटीज हैं इनके रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है, उनसे भी उन्होंने बड़ी खुशी से परमिशन दी। तो इसमें आपको ऐसी तमाम चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो बहुत रोचक हैं और रोमांचक हैं, जिनको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कुछ चीज़ों को पढ़ के। किस प्रकार से जब वो लोग तिब्बत से भारत आए, और देखिए उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि गाड़ियाँ थीं और ये सब नहीं, पैदल चल चल के आए। रास्ते में दूसरे कबीलों ने उन पर हमला कर दिया, रास्ते में चीनी सैनिक उनको मारने के लिए खड़े थे, उनमें से काफ़ी मर भी गए। कहीं कहीं से काफिले शुरू हुए, 300 लोग शुरू हुए, अंत में 3 लोग बचे। आप उस नरसंहार, उस हत्याकांड, उस मतलब उन चीज़ों को, और कहीं कहीं थोड़े सौभाग्यशाली थे तो ज़्यादा बच गए। तो उनकी, और आप पर्यावरण तो वहाँ का आप समझते हैं कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड और किस तरह का मौसम होता है, उसमें आना, कपड़े वगैरह भी पास में नहीं होना, तो ये बहुत बड़ा संघर्ष था। तो ये चीज़ है। फिर मतलब इसी प्रकार की और भी चीज़ें हैं, मैं बीच में और भी कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को मन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछें। लास्ट में पूछें। अच्छा ठीक है। इनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो आप ही समझ लें कि ये जो उन्होंने कभी तिब्बत नहीं देखा है। जो जितने भी निर्वासित कवि हैं, मैंने उन निर्वासित कवियों को ही शामिल किया है। मेरे पास और बहुत अच्छी रचनाएं आई थी जो लोग तिब्बत में हैं इस समय और लिख रहे हैं वहाँ पर, लेकिन निर्वासन की पीड़ा तो निर्वासित कवि ही बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। अच्छा, और ये इसको मेरे जो क्या कहते हैं, इसकी शुरुआत में अपनी भूमिका में मैंने लिखा है, तिब्बत विरह और संकल्प का रूपक है, जबकि संभव था पराजय और हिंसा का हो जाता। एक कारण ये भी था, आपने हमेशा सुना होगा कि जो बहुत हम लोगों के यहाँ हिंसा कभी भी होती है कोई, तो हम उसका कारण ये बताने लगते हैं कि उनके संग ये बुरा हुआ और वो बुरा हुआ और उसके प्रतिक्रिया में उन्होंने ये हिंसा कर दी। तिब्बत के संग कितना कुछ हुआ, आप वो ये कर सकते थे कि वो हिंसक हो जाते और इस तरीके के आतंकवाद फैलाने लग जाते, या कह सकते हैं मनुष्यता के नाम पर एक धब्बा बन जाते, इस तरह के काम करना शुरू कर देते। लेकिन आप ये देखें कि वो बाहर भी जब निकले तो उन्होंने हमेशा, आप जिस भी देश में वो रह रहे हैं वहाँ की भले ही नागरिकता नहीं ली है, लेकिन बहुत अच्छे नागरिक बन के रहे हैं। आप कभी भी अपराधों में उनका नाम नहीं सुनेंगे, आप कभी भी असामाजिक कामों में उनका नाम नहीं सुनेंगे। उन्होंने कभी बाहर रहकर, उनकी मजबूरी है कि वो बाहर रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने देश का नाम खराब नहीं किया है। तो ये एक मैं आपको तेंजी सुनमुख की एक दो कविताएं सुनाती हूँ, उससे आप देखें कि वो कैसा महसूस करते हैं। तेंजी सुनमुख बहुत साल मुंबई में रहे, मैं भी मुंबई में रहती थी। मुंबई में भारत का कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पहुँच जाता है तो पहले तो घबरा जाता है वहाँ देखकर, वहाँ की गंदगी, वहाँ की भीड़ भाड़ और वहाँ का बहुत सारा कंस्ट्रक्शन देखकर कि चिड़ियाघर में कैसे रहा जाएगा। लेकिन वो उस शहर की कुछ एक खासियत होती है कि
कुछ समय के बाद लोग उस शहर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। शायद जो उसका हर इंसान को एक दृष्टि से देखने का नजरिया है ना, ये सबसे अधिक, लेकिन एक तिब्बती ऐसी जगह पर भी जाकर कैसा महसूस कर सकता है और कैसे ये लोग सब कुछ सहकर रहते हैं। इनकी कविता है मुंबई का तिब्बती। वह जो तिब्बती है मुंबई में, वह जो तिब्बती है मुंबई में, विदेशी नहीं, चाइनीज होटल में रसोइया है। लोग उसे बीजिंग से भागा हुआ चीनी समझते हैं। गर्मियों में परेल ब्रिज के नीचे स्वेटर बेचता है। लोग सोचते हैं कि कोई रिटायर्ड बहादुर है। बहादुर जानते हैं ना, गोरखा जो होते हैं और नेपाली, इनको एक बहादुर शब्द से बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई रिटायर्ड बहादुर है। मुंबई का तिब्बती जरा तिब्बती लहजे में मुंबईया गाली दे लेता है। भाषा का संकट आते ही तिब्बती बोलने लगता है। पारसी उसकी इसी बात पर हंसते हैं। मुंबई के तिब्बती को मिड डे पढ़ना पसंद है। एफएम उसका पसंदीदा है, यह जानते हुए भी कि इसमें कभी तिब्बती गाना नहीं बजेगा। वह एक सिग्नल से बस पकड़ता, चलती ट्रेन में चढ़ता, एक लंबी काली गली से गुजरते हुए अपनी खोली में पनाह पाता है। बहुत नाराज हो जाता है जब लोग चिंग चोंग पिंग पोंग कहकर उस पर हंसते हैं। मुंबई का तिब्बती बहुत थक गया है। उसे थोड़ी नींद चाहिए और एक सपना कि 11 बजे की विरार फास्ट उसे हिमालय ले जाए और 8:05 की फास्ट लोकल वापस पहुंचा दे चर्च गेट, फिर उसी महानगर के उसी नव साम्राज्य में। एक बार जब मैं इन लोगों को इतना नहीं जानती थी, तब मेरे एक मित्र हैं यादवेंद्र पांडे जी, बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक बार मुझे मैं हमेशा कहती थी कि कोई तेंजिन सुंडू जो नाम है ना, उसको कोई कुछ भी लिखता था। आप जो उसकी स्पेलिंग अगर आप देखें तो कुछ लोग तेंजिन लिखते हैं, कुछ मतलब जो मुझे लगता था इनका नाम है क्या। तो उन्होंने पूछा यादवेंद्र जी ने सुंडू से कि आपका नाम क्या है, अनुराधा सिंह पूछ रही हैं। तो उन्होंने हिंदी में अपना नाम लिखा तेंजिन सुंडू और व्हाट्सएप पे उसकी फोटो खींचकर मुझे भेज दी गई। तो उस दिन मैंने जाना तो, और उसके बाद मैंने तेंजिन को इस काम पे लगा दिया कि जब भी जो ये पूरी किताब है, इसके पहले मैं एक बात बताती हूँ। मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं जो इस बात के लिए जानी जाती हूँ कि जो मेरे दिमाग में आता है उसे मैं पूछ लेती हूँ और कह देती हूँ, और वही पूछ लेती हूँ, मतलब बाद में बात करने लायक काम नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम बात गलत हो जाती है। तो मैंने कहा कि इनसे ये पूछिए, ये इतने साल से हमारे यहाँ है और हम लोग इन्हें इतना प्रेम भी करते हैं, तो ये हमारे यहाँ की नागरिकता क्यों नहीं लेते। और ये मेरी मूर्खता थी, क्योंकि मैंने तब तक तिब्बत को समझा और पढ़ा नहीं। मुझे लगा ये भी क्या जिद है कि यहाँ एक पट्टी लाल रंग की बांधे हैं और वहाँ के नागरिक हैं और यहाँ रह रहे हैं, और क्यों नहीं ले लेते। ये क्यों लिखते हैं कि इनको हर कुछ दिनों में जाकर और अपनी हाजिरी देनी पड़ती है थाने में, लोकल थाने में, क्योंकि ये बाहर ही है। लेकिन जब मैंने वो जाना तब मुझे इतना उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे वही लगता है कि हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। पढ़ना हमें बेहतर मनुष्य बनाता है, उसके सिवा और कोई भी चीज़ आप सब कुछ कर सकते हैं, बिना पढ़े आप कभी उतना। तो उसके बाद तो फिर मेरी उनसे एक मित्रता हो गई, और जब मैंने काम करना शुरू किया तब मैंने देखा कि तेंजिन सुंडू के नाम के बाद मुझे समझ में आया कि इसका मतलब तिब्बत के जो और नाम है उनमें भी ये वाला झूल होगा कि नाम लिखा कुछ और होगा और उसे पढ़ा कुछ और जाएगा, और ये लगभग सारे नामों के संग होगा। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि मैं नाम टाइप करती थी 10 नाम और व्हाट्सएप कर देती थी, और मेरे पास फोन में भी है, मैं आप सुना भी सकती हूँ। वो 10 नाम को का ऑडियो मुझे बनाकर भेज, और फिर जो जैसा वो बोल रहे होते थे मैं बिल्कुल वैसा ही नाम किताब में लिखती थी। इन कामों में बहुत श्रम लगा,
और मुझे लगता है कि इस तरह के जो जुनून होते हैं, ऐसे जो सनकी होती हैं, वही कुछ काम करा ले जाते हैं। मुझे अभी कम से कम एक बात की एक आश्वस्ति है कि इस किताब में एक भी तथ्य गलत नहीं है और एक भी तिब्बत का नाम गलत तरीके से नहीं लिखा गया है, तिब्बती कवि का नाम। कुछ आपकी समय सीमा है तो नहीं बता सकते हैं शायद। एक ये है। दूसरे जब मुझे तिब्बत के जब मैंने पढ़ा तो ऐसा होता है ना कि हम लोग, जैसे आज की बात, आज सुबह में मुझे लगा कि मैंने तो, हम लोग पढ़ते रहे, हमारा काम ही यही है कि, और बहुत सारी निर्वासित संस्कृतियों और देशों के बारे में हम पढ़ते रहे। तो अभी फिलहाल आप लोगों में से बहुत लोग फिलिस्तीन के बारे में जानते होंगे ना, जानते हैं, महमूद दरवेश के बारे में जानते होंगे। मैं फिर उन्हें पढ़ने लगी। हम लोग की अपनी किताब मुझे पढ़नी चाहिए थी, तो मुझे लगा अपनी किताब तो आप लोगों को पढ़ के मुझसे पूछना चाहिए, मैंने तो किया है। तो फिर मैं महमूद दरवेश के ऊपर को पढ़ने लगी। उनको पढ़ते पढ़ते यही होता है, उनको पढ़ते हुए जो एक कविता मैंने उनकी लिखी, वो मुझे ये बात सोनम में भी है, ये लोग अपने देश को अपनी प्रेमिका की तरह से संबोधित करते हैं। माँ की तरह तो हम लोग करते ही हैं, हम लोग भारत को प्रेमिका की तरह संबोधित करने की बहुत हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं ना, जो उसका मतलब वो है, हमें पीट पाट दिया जाएगा, भारत को प्रेमी कहते ही ना। तो महमूद दरवेश ने एक जगह लिखा है, इसके पहले अज्ञे की बात बताती हूँ, जो मैंने आज सुबह क्यों इस तरह के कामों को हम चुनते हैं लेखक। एक तो देखिए, किसी को रिसर्च करनी है और उसने एकदम से किसी चीज़ पर रिसर्च करनी शुरू कर दी, बहुत सारा पढ़ा लिखा इकट्ठा किया, और कोई एक चीज़ है आप प्रेमवश करते हैं, आपको उसमें जो प्रेम करने योग्य लगता है वो चुनते जाते हैं और वो लिखते जाते हैं। तो दरअसल में देखा जाए तो ये प्रेम पत्रों की किताब है, अगर देखा जाए तो ये, क्योंकि अज्ञे ने, मैंने आज सुबह ही देखा था, दुख सबको मांझता है, ये तो आपने पंक्ति खूब पढ़ी होगी, दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। और ये हम भारतीयों की खास आदत है कि हम भले ही तिब्बत को मुक्त ना कर पाए, लेकिन हम तिब्बतियों के संग, हम फिलिस्तीनियों के संग हम एक संभाव रखते हैं, हम उन्हें समझते हैं, हमें उन्हें उनकी तरह जीने का एक अधिकार देने का, कम से कम हम जो प्रभुत्व पढ़ते लिखते लोग, हम ये कोशिश करते हैं कि हम। फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि ये अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं तिब्बत से अंग्रेजी और फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे लगता कि इसमें बहुत सारे भाव बीच में अंग्रेजी ट्रांसलेटर खा गया या बढ़ा दिए होंगे, तो मुझे लगा कि मैं जो मौलिक कविता है उसका ही ट्रांसलेट उसको ही करूँ। तो ये लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, निर्वासित कवि। तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये अंग्रेजी कविता